नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी तक के हम पढ़ रहे थे कि अंग्रेज किस तरह से कंटिन्यूअसली एक के बाद एक अलग अलग जो राज्य हैं उनको जीतते जा रहे हैं। और इसी बीच आप लोगों ने मुझसे एक नाम सुना होगा, सहायक संधि, सब्सिडियरी ट्रीटी कहा जाता है जिसे। तो इस शब्द के ऊपर मुझे बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो इसीलिए मैं एक पूरा वीडियो इस सहायक संधि पर ही डेडिकेट करना चाहूंगा, है ना। तो देख, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि वास्तव में सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि का जो प्रावधान था वो किस परिदृश्य का, किस पृष्ठभूमि का परिणाम था, इसके साथ साथ क्या मुख्य प्रावधान थे इसमें, इससे अंग्रेजों को कौन कौन से लाभ हुए, इसके साथ साथ जो भारतीय राजा थे या भारतीय जो राज्य थे उनको क्या क्या हानियां हुई। इन सारे विषयों पर हम आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हेडिंग है हमारा ये है सहायक संधि। सहायक संधि, संधि, सब्सिडियरी ट्रीटी कहा जाता है इसे। सब्सिडियरी ट्रीटी, ठीक है, सहायक संधि। तो सहायक संधि को जानने के लिए सबसे पहले हमें उस समय का परिदृश्य जानना पड़ेगा, और उससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि सहायक संधि के विषय में सबसे पहले नाम आता है वेलेजली का, है ना। हम पढ़ते भी हैं तो वेलेजली की सहायक संधि करके ही पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो वेलेजली है ये सहायक संधि का जनक नहीं है। मतलब ये कि इसने सहायक संधि का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। सहायक संधि का कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस करने वाला आदमी था डुप्ले। डुप्ले पढ़ा था हमने शुरुआत में, फ्रांसीसी गवर्नर रहता है डुप्ले, है ना। इसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में। अब एक पूरा सिनेरियो उस समय का हम फिर से देख लेते हैं। वैसे हम बाकी क्लासेस में भी देखते आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, है ना। इस तरह से कुछ हमारा भारत है। अब भारत के अंदर बात करें हम तो फिर से ये जैसे बन गया अवध, ये है पूरा बंगाल, हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद यहाँ यहीं पर है एक तंजौर, ठीक, तंजौर। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहां से, हैदराबाद, ठीक, तंजौर, मैसूर। मैसूर के बाद यहां पर है पेशवा, यहां ग्वालियर में है सिंधिया, सिंधिया के नीचे इंदौर में है होलकर, और इधर है नागपुर में भोसले, ठीक। यहां तक की बातें क्लियर हुई। ये पूरा सिनेरियो है उस समय का। अवध, बंगाल, हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, पेशवा, भोसले, होलकर और सिंधिया, ठीक, इतनी बातें क्लियर। अब देखिए, होता यह है कि वेलेजली, वेलेजली जब भारत में आता है तो उस समय का टाइम पीरियड होता है 1798, ठीक है, 1798, और 1805 तक ये भारत में ठहरता है, ठीक। 1705 में वेलेजली आया, 1805 तक ठहरा। इस समय का पूरा सिनेरियो ये है कि इतने सारे जो मुख्य रूप से भारत में जो राज्य हैं, मुख्य रूप से वो इतने हैं। और देखिएगा कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ये जो पूरा ये भारत का जो एरिया है ये पूरा अंग्रेजों के पाले में चला जाता है। उसके साथ साथ इधर जो राजस्थान के एरिया वाले भी राजवंश है ये भी अंग्रेजों के पाले में। इस तरह से ये भारत पर, ऑलमोस्ट पूरे भारत पर अंग्रेजों का धीरे से अधिकार हो जाता है। और छोटी छोटी जगहों के बारे में आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखिए, ये पूरा सिनेरियो क्लियर हो रहा है ना आपको। थोड़ा सा दिमाग को एकदम शांत रख के बैठिएगा, और नोट्स कृपया ना बनाएं। अभी नोट्स आप बाद में वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी बना सकते हैं। अभी वर्तमान समय में आपके लिए एक समझ विकसित करना ज्यादा आवश्यक है, इसलिए आप सिर्फ समझें क्लास को, है ना। यहां तक की बातें हो गई। अब बात आती है कि वेलेजली जो था ये जब 1798 में आया, इस समय तक भारत की क्या स्थिति है। तो भारत की स्थिति ऐसी है कि अवध और यहां पर बंगाल, तो बंगाल में 2 युद्ध लड़े जा चुके हैं, 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर, ठीक। हैदराबाद, ठीक है, मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं, सन हमको याद है 1767 से 69,
80 से 84, 90 से 92 और 99। ठीक, वहीं पेशवा के साथ यहाँ पर मराठों के साथ अभी एक युद्ध ही हुआ है। कौन सा? 1775 से 82 एक ही युद्ध हुआ है। ठीक, क्लियर हो रहा है यहां तक का सिनेरियो? अब ना विश्व की क्या स्थिति है इस समय? तो विश्व में फ्रांस, अगर यूरोप की बात करते हैं हम यहां पर यूरोप, तो यूरोप में दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी दो देश थे। एक था फ्रांस, दूसरा था ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन। तो फ्रांस जो था ना, यहां पर एक शासक उभरा था। ये सब मैं बात कर रहा हूं यही 1798 के आसपास की, जिसका नाम था नेपोलियन। आप सभी ने सुना होगा। वैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये प्रश्न भी आता है, याद रखिएगा, है ना। गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन के नाम से हम जानते हैं। तो उस समय तक यूरोप में फ्रांस देश में एक जो शासक है वो उभर रहा था, जिसका नाम था नेपोलियन। और नेपोलियन जो था ना, ये साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अपनी साम्राज्यवादी जो विस्तार की इसकी जो नीतियां थी, उसके तहत ये अलग अलग जगहों पर, मेनली इसका भी टारगेट देखिए, यूरोप में भी ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए नेपोलियन का भी टारगेट ऐसी जगह होती थी जहां पर ऑलरेडी ब्रिटेन का कब्जा है। तो कहीं ना कहीं भारत में जो अंग्रेज बैठे हैं, उनकी स्थिति सोच सोच के खराब हो रही कि भैया कल के डेट में अगर नेपोलियन आके आक्रमण किया और भारतीय जो राजवंश है, भारतीय राजा हैं, वो अगर नेपोलियन के पक्ष में चले गए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि ऑलरेडी देखिए, अमेरिका की बात करें तो 1776 अमेरिका जो था, ये 1776 में फ्रांस वालों ने अमेरिका के लोगों की मदद की और अमेरिका जो है स्वतंत्र घोषित हो गया। अमेरिका ने स्वयं को स्वायत्त कर लिया पूर्ण रूप से। अब ऐसी स्थिति में जो अंग्रेज थे, उनका पूरा, पहले क्या था, अमेरिका में भी उनका उपनिवेश था, भारत में भी, तो उनका ध्यान बटा हुआ रहता था, कुछ ध्यान इधर कुछ ध्यान इधर। लेकिन अभी के टाइम में, मतलब 1776 के बाद सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि अमेरिका से उनका ध्यान पूरी तरीके से हट गया, क्योंकि अमेरिका तो स्वतंत्र हो गया है। अब अंग्रेजों का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो भारत में ही आता है। पूरा जो अंग्रेज है भारत की ओर ही ध्यान देते हैं। तो अनेक सारी नीतियां बनाते रहते हैं कि भाई कैसे भारत को अपने साइड में लाया जाए, कैसे भारत के अलग अलग जो राज्य हैं उनको जीता जाए, कैसे अपना साम्राज्य विस्तार किया जाए, ताकि वहां से अधिक हम लोग आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक हम अपने आप को शक्तिशाली बना सके। ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर? तो चलिए अब क्रम देखते हैं कि किस तरह तरीके से जो सहायक संधि है वो होती है। तो याद रखेंगे आप, है, मैं, त, अ, पे, भो, सी। है से आ जाएगा हमारा हैदराबाद। तो पहली जो सहायक संधि है ये होती है हैदराबाद के साथ 1798 में। उसके बाद मैं से आ जाएगा मैसूर। तो दूसरी जो सहायक संधि है ये होती है 1799 में मैसूर के साथ। ठीक, त से आ जाएगा तंजौर। तंजौर के साथ भी 1799। इसे आप लिस्टिंग इधर अच्छे से कर लीजिएगा, है ना, ये मैं मैप में ही बता दे रहा हूं। उसके बाद अ से आता है अवध। तो अवध के साथ होता है 1801 में। ठीक, उसके बाद पे मतलब पेशवा। पेशवा के साथ होती है 1802 में। भो से भोसले। भोसले के साथ 1803। और उसके बाद सी से सिंधिया। सिंधिया के साथ 1804। ये प्रमुख रूप से इतने जो नाम है ना, इनका क्रम पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा कि एक आपको एक साइड टेबल दे देगा, एक साइड सन दे देगा, और उसके बाद पूछेगा कि सही क्रम में मिलाइए, या फिर कौन सा क्रम गलत है, या कौन सही जोड़ी नहीं है। इस तरह के प्रश्न इससे काफी पूछे जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये पूरा क्रम क्लियर हुआ। कुछ और राजवंश थे लेकिन उनका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे जयपुर, जोधपुर, ये सब राजस्थान के इलाके के राज्य हैं ना। बूंदी, फिर आपका भरतपुर, ऐसे कई सारे जो राज्य थे और छोटे छोटे, इन सारे राज्यों के साथ भी सहायक संधि जो है अंग्रेजों ने की थी। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। और तो इसके लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस संधि का प्रावधान क्या क्या था, बेसिकली क्या प्रावधान थे इस संधि के, है ना। तो प्रावधान देखिए, अभी तक जो हमने फैक्ट्स पढ़े ना, वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हमारा काम आएगा। इसके साथ साथ जो हमने वन लाइनर चीजें पढ़ी, वो आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
लेकिन मेंस में आपको आंसर भी तो लिखना है ना, उसमें कई तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न कर सकता है, तो उसके लिए आपको सारे पहलुओं को जानना भी जरूरी है। तो देखिए, जैसे प्रावधान की हम बात करें तो प्रावधान में सबसे पहले जिस भी राज्य के साथ वेलेजरी सहायक संधि करेगा, जिस भी राज्य के साथ, उस राज्य की जो सेना है उसको भंग कर दी जाएगी। उस राज्य को अधिकार नहीं होगा कि वो सेना रखे, और बदले में जो अंग्रेजी सेना है, अंग्रेजी सेना उसके राज्य में रहेगी, अंग्रेजी सेना उसके राज्य में रहेगी। मतलब देखिए, राज्य जो सहायक संधि कर रहा है उस राज्य को यह अधिकार नहीं होगा कि वो राज्य अपनी स्वयं की सेना रख सके, बल्कि उस राज्य में अंग्रेजों की सेना आकर रहेगी और उनकी सुरक्षा का दायित्व, तीसरा है सुरक्षा, सुरक्षा भी अंग्रेजों का दायित्व होगा। इसके साथ साथ जो इस सेना का जो खर्च है ये संबंधित राज्य को ही वहन करना पड़ेगा, अंग्रेज नहीं देंगे इस सेना का खर्च। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जो विदेशी मामले होंगे राज्य के, विदेशी मामले ये अंग्रेज देखेंगे। अभी समझेंगे इसको हम अच्छे से, है ना। अभी सिर्फ ये मेन जो पॉइंट है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। छठवां, अगला पॉइंट ये होगा कि राज्य के दरबार में एक रेजिडेंट रहेगा, रेजिडेंट रहेगा जो सैन्य और विदेशी मामलों पर अपना हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन राज्य के आंतरिक मामले पर यह कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा प्रावधान था उसमें। ठीक, क्लियर यहां तक की बातें। इसके साथ साथ अगला प्रावधान था कि बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य यूरोपीय को जो राज्य है वो किसी भी प्रकार की सेवा में नहीं रखेगा, किसी भी प्रकार की उनसे संधि नहीं करेगा। ठीक, या किसी को कंपनी खोलने का, वहां पर अपना राज्य स्थापित करने का, या कुछ जगह का राजस्व देने का, इस तरह के किसी भी प्रकार का जो संबंध है वो वह संबंधित जो राज्य है वो नहीं बना सकता किसी भी यूरोपीय से। ठीक, इतनी सारी इसमें प्रावधान की बात की गई थी। अब समझते हैं आइए इसको। तो सेना, देखो कोई राज्य है जिसके साथ अंग्रेज सहायक संधि कर रहे हैं, तो वो राज्य अपनी सेना नहीं रखेगा, वो राज्य की सेना की जगह में अंग्रेजों की सेना, जो उस समय आधुनिक मानी जाने वाली जो सेना थी, वो सेना आकर वहां रहेगी और उस राज्य की सुरक्षा का जो दायित्व है वो उसी सेना का होगा। इसके साथ साथ जो अंग्रेज हैं वो खर्च वहन नहीं करेंगे, लेकिन उस सेना का जो भी खर्च होगा वो राज्य वहन करेंगे। अब इससे हुआ क्या, तो अंग्रेज क्या करने लगे, धीरे धीरे अपनी सेना को और सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रकार के आधुनिक यंत्र और आधुनिक हथियार लाने लगे, क्योंकि उनको पैसे का तो टेंशन था नहीं, क्योंकि पूरे सेना का जो खर्च है वो तो राज्य देंगे। तो इसलिए अंग्रेजों की जो सेना थी वो और ज्यादा सुदृढ़ होने लगी। उसके बाद विदेशी मामले, तो देखिए जो आपकी सुरक्षा का दायित्व ले रहा है तो किससे युद्ध लड़ना है ये भी तो वही डिसाइड करेगा। तो इस तरीके से राज्य के जो विदेशी मामले थे, विदेशों के साथ जो संबंध थे, वो भी अंग्रेजों के अंडर आएगा। राज्य स्वयं से स्वायत्त नहीं होंगे कि अपने विदेशी मामलों में राज्य फैसले ले सकें। ठीक, वहीं एक दरबार में एक रेजिडेंट रहता था राज्यों के, और उस रेजिडेंट का काम होता था कि किसी सैन्य संबंधित मामला है कोई, या फिर कोई विदेश नीति से संबंधित मामला है, तो इन मामलों पर अपनी राय दे और राजा के साथ सलाह मशवरा करके दोनों के रजामंदी से जो फैसले हैं वो हों। लेकिन देखिए, जिस व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण सेना है, परोक्ष रूप से तो राजा वही होता है, प्रत्यक्ष रूप से भले आप राजा को बैठा दीजिए वहां पर गद्दी में, लेकिन भाई सेना का कंट्रोल जिसके हाथ में, जैसे अभी हमने कुछ समय पहले बर्मा में ही देखा था किस तरह से सेना ने वहां की रानी को हटा दिया। तो यही घटना होती है। तो सेना जो है ना वो जिसके कंट्रोल में होगी, अल्टीमेटली राजा वही है। तो ये रेजिडेंट जो है इसी की पूरी मनमर्जी चलने लगी राज्य में फिर। और वहीं जो अंग्रेज हैं वो किसी भी यूरोपीय, क्योंकि भाई देखो अगर कोई यूरोपीय तो अंग्रेजों को अच्छे से जानते थे, अब यूरोपीय अगर राज्य की सेवा में आ गए या राज्यों के साथ उनके अच्छे संबंध बन गए तो अंग्रेजों की तो पूरी पोल पट्टी खुल जानी है ना। तो इसलिए क्या होता था, राज्यों को इजाजत नहीं थी कि वे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के यूरोपीय संबंध रखें या यूरोपीय लोगों को अपनी सेवा में रख सकें। ठीक, ये पूरे प्रावधान क्लियर हुए। आई होप अब मेंस में अगर पूछता है कि सहायक संधि के क्या प्रावधान थे, या कुछ इस तरह से घुमा के प्रश्न कर दिया कि सहायक संधि ने भारत में जो क्षेत्रीय राज्य थे उनकी जड़ों को कमजोर करने का काम किया, समझाइए।
इस तरह के कुछ घुमावदार प्रश्न अगर पूछते हैं तो बिल्कुल आप एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक, तो अब देखते हैं इतनी बातें क्लियर करने के बाद कि सहायक संधि से कंपनी को क्या क्या लाभ हुए और राज्यों को क्या क्या हानि हुई। इस कंसेप्ट को भी पकड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। तो देखिए, राज्य जो थे उनको हानि हुई और अंग्रेजों को लाभ हुआ। तो अंग्रेजों को क्या क्या लाभ हुआ इसको हम पहले देखते हैं। तो बिना खर्च के बड़ी सेना हो गई अंग्रेजों की, मतलब अलग अलग राज्य जहां उन्होंने अपनी सेना को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब उस सेना के सारे आधुनिकीकरण का, उनके सारे अस्त्र शस्त्र का जो खर्चा है वो राज्य उठाने लगे। अर्थात अंग्रेज जो है अपनी सेना के ऊपर 1 रुपए भी उनको खर्चा नहीं करना पड़ता था, और बावजूद इसके उनकी सेना दिन ब दिन शक्तिशाली होती चली गई। काफी बड़ी और विशाल सेना होने लग गई अंग्रेजों की, है ना। और देखो, अब ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है कि विदेश नीति से राज्य विस्तार, विदेश नीति से राज्य विस्तार। तो देखिए क्या था, राज्यों का जो विदेश नीति थी वो अंग्रेजों के अंडर में आती थी। अब अंग्रेज क्या करते थे, जिस भी राज्य पर उनको अधिकार करना है या आने वाले जिस राज्य के साथ उनको अपनी सहायक संधि स्थापित करनी है, ऐसे राज्यों को ही टारगेट में लेकर उन्हीं के साथ जो है वो जो ऑलरेडी सहायक संधि जिनके साथ किए हुए हैं उन राज्यों के साथ उनका संबंध खराब कर देते। मतलब कुल मिला के विदेश नीति जो है वो अंग्रेजों के अंडर कंट्रोल थी। तो वो जैसा चाहते थे वैसा अपनी सुविधा के हिसाब से, उनको जिस राज्य के साथ अपना विस्तार करना है उसके हिसाब से जो राज्यों का की जो विदेश नीति उसको हैंडल करने लगे। ठीक, इस तरह से हमने देखा ही था यहां पर कि किस तरह से भारत जैसे विशाल साम्राज्य पर ऑलमोस्ट सारी जगहों पर अंग्रेजों का जो अधिकार है वो हो गया था। फ्रांसीसियों का देखिए क्या था, उस समय नेपोलियन का राज्य विस्तार चल रहा था, हमने पढ़ा है। और नेपोलियन विश्व विजय के अभियान पर जब निकला था तो अंग्रेजों को उससे सबसे ज्यादा भय अंग्रेजों को था, क्योंकि वो टारगेट ही ऐसी जगहों को करता था जहां पर अंग्रेजों का ऑलरेडी शासन होता था। ठीक, तो इसलिए जो उसका भय था वो भी खत्म हो गया। क्यों, अब भय क्यों खत्म हुआ, क्योंकि उनके पास सेना आ गई, उनके पास एक विशाल साम्राज्य आ गया, तो ऑलरेडी भय तो खत्म हो ही जाना है। वहीं देखो एक पॉइंट और यहां पर कि सेना के नाम पर अवैध वसूली। तो राज्यों को क्या कहा था इन्होंने शुरू में कि भाई सेना का खर्च आप देंगे। अब ये टेंशन फ्री हो गए थे तो कुछ भी अनाप शनाप बजट बना दिया कि इतना 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 का हुआ पूरा, और इतना भेजिए हमको सेना के खर्च के तौर पर। तो इस तरह से मनमाने ढंग से राज्यों से, मतलब पूरे राज्यों को चूस डाले अंग्रेज जो है वो हर तरीके से। ठीक, और इस तरह से कंपनी का राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित होता है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से तो प्रभुत्व स्थापित हो ही गया, क्योंकि भाई सारे राज्य जो है वो अंग्रेजों के ही तो कंट्रोल में आ गए हैं अब, क्योंकि सेना उनकी है और जिनकी सेना है वही राजा है ना। और आर्थिक प्रभुत्व तो देखा हमने किस तरह से अवैध वसूली करने लगे। इसके साथ साथ जो राजस्व इकट्ठा होता था उसका भी कुछ भाग अंग्रेज ले जाते थे। तो इस तरीके से अंग्रेजों की जो प्रभुता थी उसको बढ़ाने में इस सहायक संधि ने बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ, बहुत ज्यादा एक मील का पत्थर साबित हुआ, ये हम कह सकते हैं। ठीक, वहीं अगर राज्य की हानि की बात की जाए तो देखिए शासक जो थे वो विलासी प्रवृत्ति के हो गए और निष्क्रिय हो गए। क्यों, क्योंकि देखो ना तो उनको विदेश से मतलब है, ना तो उनको सेना से मतलब है, ना तो उनके अपने राज्य से मतलब हो गया। तो राजा बहुत विलासी प्रवृत्ति के हो गए, काफी भोग विलास में रहने लगे और शासन के कार्यों में निष्क्रियता उनकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और अगर राजा निष्क्रिय हो जाएगा तो राज्य का पतन तो निश्चित है। अब देखिए पहले चौथा समझते हैं फिर तीसरा देखेंगे ना, कृषि और व्यापार। तो देखिए कृषि, यहां पर एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, प्लस रोजगार, कृषि व्यापार प्लस रोजगार। तो कृषि जो है वो अंग्रेज जिस फसल की चाहते थे उसी फसल की कृषि होती थी। व्यापार यूरोपीय वस्तुओं का ही अधिक होता था। और रोजगार जो है वो देखिए, जैसे पहले जब राज्यों की सेना होती थी तो द्वारपाल होते थे और बहुत सारे जो पोस्ट होते थे उन पर लोकल लोगों की भर्ती होती थी। लेकिन यहां पर तो हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अंग्रेज आने लगे। हाँ, भारतीयों की भी भर्ती होती थी लेकिन उतनी मात्रा में नहीं, और बड़े पोस्ट पर तो बिल्कुल भारतीयों की भर्ती की ही नहीं जाती थी। तो इस तरीके से इन तीनों क्षेत्रों में जो नुकसान है वो राज्य के युवाओं को होने लगा। तो धीरे धीरे जब कृषि उनको अपने मन का नहीं करने मिलेगा, व्यापार वो कर नहीं सकते अच्छे से, और रोजगार उनको मिलेगा नहीं, तो क्या बढ़ेगा, अपराध, है ना। तो इस तरह से अपराध में भी वृद्धि होने लगी। तो अब देखते हैं कि अंततोगत्वा जो राज्य है, मतलब एट द एंड क्या होता है कि हर दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से और उसके साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से, तीनों दृष्टिकोण से जब राज्य अंग्रेजों के
कहने पर ही काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि ये राज्य पूर्ण रूप से अंग्रेजों के ही अधीन हो जाते हैं। इसके बाद जैसे हम डलहौजी की हड़प नीति के बारे में पढ़ेंगे, तब आप और अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने सिर्फ अपनी नीतियों के बल पर और भारत के जो राज्य हैं उनके आपसी फूट के बल पर कैसे धीरे धीरे इतने विशाल साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और हर दृष्टिकोण से भारत की का जो वैभव था, सोने की चिड़िया कहने वाली जो हमारी भारत थी, उस भारत के सारे वैभव को चकनाचूर कर दिया। यहाँ के सारे वैभव को ले गए वो अपने ब्रिटेन, और इस तरह से भारत जो है एक पतन की ओर अग्रसर हो जाता है अंग्रेजों के आने से। तो आई होप इस क्लास में सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।